नमस्कार। गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा मानना है कि वैश्विक स्तर पर देशों के बीच के संबंधों की दिशा और दशा काफी हद तक अमेरिका की सुपरमेसी पर निर्भर करती है। अमेरिका जो चाहता है वैसे संबंधों में परिवर्तन करता है और कराता है। तो क्या अगर अमेरिका की सुपरमेसी समाप्त कर दी जाए या हो जाए तो विश्व में स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु के कॉन्सेप्ट को स्थापित किया जा सकता है? तो आइए इस संवाद में हम इसी तथ्य की पड़ताल करते हैं और पुष्टि भी। आप सोच रहे होंगे कि वैश्विक स्तर पर स्थायी मित्रता और शत्रुता एक मिथक है। जी हाँ, मैं इस मुहावरे को सिरे से नकारने की कोशिश करता हूँ और आप भी बने रहिए चैनल में अंत तक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक के वैश्विक परिदृश्य पर दृष्टिपात करना होगा, उसे देखना होगा। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कोल्ड वॉर और वर्तमान समय तक के वैश्विक अंतर संबंधों की फलक का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि देशों के बीच मित्रता और शत्रुता की दिशा निर्धारित करने में अमेरिका की नीतियां प्रभावशील होती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने औद्योगिकीकरण के चलते भारी मात्रा में युद्ध सामग्री का उत्पादन किया और उसे मित्र राष्ट्रों को बेचा। विश्व के प्रति कभी भी अमेरिका की नीति मानव अधिकारों पर केंद्रित नहीं रही है। शीत युद्ध में क्या खोया क्या पाया का आकलन करते हुए जेम्स ए लुकास ने कहा है कि कोल्ड वॉर ने 37 देशों को प्रभावित किया तथा इस कोल्ड वॉर के दौर में 20 से 30 मिलियन मारे जाने का अनुमान भी लुकास ने लगाया, जबकि कुछ लोग इसकी संख्या 50 से 55 मिलियन तक ले जाते हैं। आंकड़ा जो भी हो, परंतु निश्चित रूप में इन सभी नरसंहार में कहीं ना कहीं अमेरिका की शस्त्र उत्पादन और उसके व्यापार की नीति सर्वोपरि और प्रमुख रूप से शामिल रही है। अमेरिका की आंतरिक और बाहरी नीति अमेरिका फर्स्ट है। अपने लाभ की अपेक्षा के लिए विश्व को किस तरह से मोल्ड करना है और किस तरह से अपना प्रभाव डालना है, ये अमेरिका बखूबी समझता है। अमेरिका ने सदा ही दूसरी दुनिया के राष्ट्रों को अपना शिकार बनाया है, जिससे भारी मात्रा में उन देशों में जनहानि हुई है और न केवल जनहानि हुई है बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था और प्रगति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। आप समझ ही लेंगे कि एक अशांत देश किस तरह से विकास यात्रा को प्रारंभ कर सकता है। कदापि नहीं। मैंने अपने पूर्व के एक पॉडकास्ट में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अगर ये चाहते हैं कि वे नोबेल पुरस्कार के हकदार बने या उसके लिए आवेदन करें, तो मैंने नोबेल पुरस्कार समिति से यह अनुरोध किया है कि अमेरिका की नीतियों के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति को बिल्कुल भी नोबेल पुरस्कार की पात्रता या आवेदन करने के लायक नहीं छोड़ना चाहिए। जो देश अमेरिका फर्स्ट की नीति को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखता है वह वैश्विक शांति के लिए कैसे प्रयास कर सकता है। अमेरिका ने अपनी मजबूती स्थापित करने के लिए नाटो की स्थापना कराई, जहां सहयोगी देशों को अमेरिका की नीति के चलते मजबूर किया जाता है। नाटो देशों के लिए अमेरिका मुफ्त में कोई भी सहयोग प्रदान नहीं करता। हथियार की बात कर लें तो वह उन्हें हथियार भी बेचता है, जैसा अभी
यूक्रेन वार के दौरान आप महसूस कर सकते हैं। मेरे एक मित्र ऋषिकेश मुंजे मानते हैं कि मौलिक रूप से भारत के 3 परंपरागत मित्र हैं, रूस, ईरान और इजराइल। इनके साथ हमारे संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनके साथ हमारे संबंध सामरिक और रणनीतिगत भी हैं। अपनी वाइट सुपरमेसी के चलते तथा अमेरिका फर्स्ट की नीति के चलते भारत को बढ़ता देख अमेरिका अपने आप में असहज महसूस करता है। वो नहीं चाहता कि भारत में आंतरिक और बाह्य शांति स्थापित रही आए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में भी कहीं न कहीं नैरेटिव स्थापित करते हुए अमेरिका की डीप स्टेट ने अस्थिरता उत्पन्न की है। किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, चाहे वह बहुत छोटा और बड़े से बड़ा क्यों न हो, सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय पवित्र आदर्श विदेश नीति का एक संकल्प होना चाहिए, जो अमेरिका का नहीं है। ये अलग बात है कि अमेरिका को अमेरिका बनाने के लिए विश्व के प्रत्येक देश ने भरपूर मदद की है। भारत को ही ले लिया जाए तो भारत के सॉफ्ट पावर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अमेरिका के संपूर्ण विकास के लिए। लेकिन संसाधनों के अभाव से जूझता भारत लगभग 2 दशक पहले तक पूर्णतः अमेरिका पर निर्भर रहा है। वर्तमान भारत की सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि रूस, ईरान और इजराइल भारत के सबसे आदर्श मित्रों की श्रेणी में रखे जाएं। ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ गलबैयां डालना, झप्पी वप्पी लेना बिल्कुल भी भारत के लिए अनुकूल और लाभप्रद साबित नहीं हो सकता। चीन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी विस्तारवादी नीतियों से परहेज करते हुए अपनी सीमित संप्रभुता पर कायम रहे। तब हम सभी भारतीय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा यथार्थ रूप से स्वीकृत कर सकेंगे। और अगर चीन हमारे इस त्रिगुट में शामिल हो जाता है, जैसा कि ब्रिक्स में संकेत मिला है, तो हम निश्चित तौर पर अमेरिकी सुपरमेसी और पावर ऑफ डॉलर को शून्य कर सकने में निश्चित तौर पर समर्थ होंगे। अमेरिका की वैश्विक हवलदारी समाप्त करने के लिए इससे अच्छा अवसर और कोई नहीं है। आज मैं उन कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति तथा वैश्विक वर्चस्व की अवधारणा को पुष्ट करने के लिए बेहद नकारात्मक कार्य किए हैं। उनमें हैं जैक्सन, निक्सन, जॉनसन, क्लिंटन और वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। श्रोताओं, डोनाल्ड ट्रंप चूंकि नोबेल शांति पुरस्कार के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, ऐसी स्थिति में वे टैरिफ नीति का सहारा लेकर भारतीय तथा विश्व के बाजार में अपने वर्चस्व को स्थापित करने तथा ब्रिक्स करेंसी के सापेक्ष अपने विरोध को दर्ज करने के लिए सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। रहा नाटो तथा अन्य यूरोपीय देशों का सवाल, तो ये देश अमेरिका के कारण मजबूर हैं। एक फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नाटो देश अमेरिका के प्रति आज भी वचनबद्ध हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो
गोरी चमड़ी वालों ने जितने मानव अधिकार का हनन किया है उतना शायद ही किसी ने किया हो। खैर, हम चर्चा करते हैं वैश्विक व्यापार की। अमेरिका अपनी नीतियों में टैरिफ के आतंक को सामने लेकर आया है। अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी प्रारंभ कर देता है तो अमेरिका पर 100% लगाम लगाया जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि भारत, रूस, ईरान, इजराइल और चीन अगर एकजुट होकर निर्णायक कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिकी पावर ऑफ डॉलर को सख्त चुनौती दी जा सकती है। पहले भी कहा है और अब भी कहता हूं कि ब्रिक्स सम्मेलन क्वाड के सापेक्ष ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी होंगे। भारत को क्वाड छोड़ने की भी सलाह दी जा सकती है। यह कोई अतिरंजित सलाह नहीं होगी। मित्रों, जब हम यह सब जान चुके हैं कि विश्व में दोस्ती स्थायी या अस्थायी नहीं होती, तो हम उसके मूल कारण को भी जान पाए हैं। इस पॉडकास्ट में वैश्विक रूप से आपसी संबंधों को अमेरिकन राष्ट्रपति, अमेरिकन प्रशासन और डीप स्टेट की नीतियां प्रभावित करती हैं। श्रोताओं, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।